मेरी फार्मेसी एक सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट है मेरी स्टोप सोसाइटी का। और मेरी स्टोप सोसाइटी पाकिस्तान में पिछले 3 से 3.5 डेकेड से औरतों की एम्पावरमेंट पे काम करती है। अगर आप इस पूरे सेक्टर को देखें, फार्मेसी की वर्टिकल को खासतौर पे देखें, ऑथेंटिसिटी, क्या आपको ऑथेंटिक दवाइयाँ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। इस टाइम पे 40% से ज़्यादा दवाइयाँ मार्केट में नकली हैं। अच्छा, कॉपी बन रही है दवाइयों की भी? दवाइयों की कॉपी है। ऑथेंटिसिटी को एड्रेस करने के लिए यू हैव टू गो टू प्लेयर्स व्हिच आर बाइंग इट फ्रॉम ऑथेंटिक players. At Meri Pharmacy, we only have pharmacists working around the clock to all our retail locations. और जो हमारे पास technicians भी आते हैं, they're in process of becoming a pharmacist. अच्छा, आप कहीं compromise नहीं करते इन चीज़ों? नहीं, इस चीज़ पे compromise कर नहीं सकते ना। कर नहीं सकते। देखिए, the problem is become too big for the government to solve. It's not just I'm gonna reinforce this point. It is not just the public sector's problem to solve our health crisis. हर एरिया की डेमोग्राफी अलग है कराची के अंदर। कराची बहुत यूनिक शहर है। कराची के शहर के अंदर ही शहर है। शहर के अंदर शहर है और शहर के अंदर मल्टीपल शहर हैं। अगर कराची को आप 5 हिस्सों में तोड़ते हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंटर, दे ऑल हैव डिफरेंट इकोनॉमिक प्रोपेंसिटी, डिफरेंट डेमोग्राफिक प्रोपेंसिटी एंड दिस रिजल्ट्स इन डिफरेंट स्पेंडिंग पावर। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कस्टमर्स को काउंसिल करें, आइदर थ्रू इन पर्सन और थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स। अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत ज़रूरी है, कम्युनिटी ड्रिवन। इम्पैक्ट आया इस इन्फ्लेशन का? ऑफ कोर्स, देखिए इम्पैक्ट आया है, प्राइसेस हैव गॉन अप, बट डिमांड इज़ फेयरली इन इलास्टिक एंड रिसेशन प्रूफ। सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, डिमांड आती रहती है और डिमांड रहेगी। वी जस्ट नीड टू फिगर आउट द राइट वे with the right approach to get the authentic products and quality services to the end customer. Affordable healthcare बहुत मुश्किल है। Affordable healthcare मुश्किल है ना। Currently in Pakistan, आपने इन्फ्लेशन की बात की, मैं इन्फ्लेशन पे जवाब दूंगा आपको। अगर आपकी फैमिली में आप SEC B+ या SEC A- में भी फॉल करते हैं, जो इकोनॉमिक सेगमेंट्स होते हैं आपके, अगर आपको एक क्रॉनिक डिजीज होती है पाकिस्तान में, you will go into poverty. God forbid आपकी फैमिली में कैंसर हो रहा है, you will then be facing generational poverty just to get that treatment for cancer, because cancer treatments are so expensive. कैंसर की दवा पाकिस्तान में बनती नहीं है, आप सोचें इंपोर्ट करानी पड़ती है। Imagine this. One of the things that we actively do in our pharmacies is have health camps, free of cost health camps. आप आएँ, अपना या bone density check कराएं या blood sugar level check कराएं and things like that. And we do that in collaboration with various other partners to increase awareness. You don't need to come and buy a product. आदिल नईम साहब, सर कैसे हैं आप? Thank you so much for having me. First off, I would like to congratulate you, Faisal. Thank you, sir. On being able to build this platform and basically allowing companies to come and showcase the work that they're doing. और इस तरह के पॉडकास्ट और इस तरह के इवेंट से होता क्या है कि अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। Perhaps somebody looking into this podcast can come up and say, listen, I'm working on this problem and others working on a certain problem. Perhaps I can reach out to them and we can solve this problem collectively together. And my aim of this podcast today through your platform is to be able to not just talk about the brand, but basically talk about the health sector in Pakistan. Like I said, there's immense amount of opportunity within the health sector of Pakistan. So thank you for having me and looking forward to talking to you about. आएंगे इस तरफ से ज़रूर, लेकिन पहले बताइए कि सर कैसे स्टार्ट किया, मेरी फार्मेसी का मकसद क्या था, और अगेन नाम बड़ा क्रिएटिव सा है, ये क्या हो सर? मेरी फार्मेसी है या आपकी, किसकी है सर ये? तो थोड़ा सा बैकड्रॉप देना पड़ेगा मुझे आपको। जी प्लीज। सो मेरी फार्मेसी एक सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट है मेरी स्टोप सोसाइटी का। ठीक है। और मेरी स्टोप सोसाइटी पाकिस्तान में पिछले 3 से 3.5 डेकेड से औरतों की एम्पावरमेंट पे काम करती है, औरतों की सेहत की एम्पावरमेंट पे काम करती है। दे हैव चेंज्ड मिलियंस ऑफ वुमेन एंड देयर लाइव्स थ्रू देयर वर्क। दे हैव क्लिनिक्स, दे हैव सोशल फ्रेंचाइजीज, दे डू एन अमेजिंग जॉब। एंड ओवर द इयर्स दे फाउंड आउट कि दे हैड टू रिलाई ऑन डोनर फंडिंग, कि डोनर फंडिंग होगी तो काम चलेगा, सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडाइज हेल्थ केयर मिलेगी। And then a few years back, about 6 years back, they came up with the idea that why not we set up some initiatives that will give us enough money. And once we become profitable, or initiatives मेरी फार्मेसी की तरह के जो उनके हैं वो profitable होंगे, तो we won't need to ask donors for money. We could then basically be profitable and from the खुद जनरेट करें और खुद इसको जी बहुत अच्छा सेल्फ सस्टेन करें। पाकिस्तान के लिए काम करना है तो पाकिस्तान में बिजनेस होना चाहिए ना। डोनर हो ना हो, डोनर तो है भी वैसे, लेकिन ना भी हो तो डोनर ड्रिवन प्रोजेक्ट्स बाय एंड लार्ज जितनी भी डोनर फंडिंग है श्रिंक हो रही है और अफ्रीका की तरफ जा रही है। साउथ एशिया से प्रायोरिटी चलेगी डोनर्स की, चाहे वो वजह क्या सर? कोई ट्रस्ट डेफिसिट है? ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। बेसिकली व्हाट दे फाउंड आउट इज देयर इज इमेंस अमाउंट ऑफ वर्क दैट हैज बीन डन इन एशिया
एंड बेसिकली इट्स अप टू द गवर्नमेंट्स नाउ. साउथ एशिया से बहुत बड़े बड़े टाइगर्स निकल रहे हैं ऑलरेडी. आप देख सकते हैं इंडिया, इन बांग्लादेश, इवन श्रीलंका, most of the South Asian countries, Afghanistan for that matter as well, are pretty much on track. Now, priority होती है, सबसे बड़ा gap कहाँ पे है? The reason why they're focusing in on Africa is because Africa is far behind. उसके सारे इंडिकेटर्स, चाहे वो हेल्थ के हों, पॉपुलेशन के हों, वेल्थ के हों, इकोनॉमिक ड्राइवर्स हों, वो सब बहुत पीछे हैं पूरी दुनिया से. सो डोनर का अब ज़्यादातर जो फोकस है वो अफ्रीका पे है, साउथ एशिया पे नहीं है. और उसी की वजह से वी हैव टू कम अप विद आइडियाज़ एंड प्रोजेक्ट्स दैट आर सेल्फ सस्टेनिंग. अच्छा, ये आप बात करें इंटरनेशनल डोनर्स की बात कर रहे हैं. जी, मैं जो पाकिस्तानी हमारे डोनर्स है वो तो यही हमारे पास है ना सर? जी, पाकिस्तानी डोनर्स यहाँ पे, बट पाकिस्तानी डोनर्स फिर कंसिस्टेंट नहीं होते ना. अच्छा, देखिए आप वो कैसे? वो ऐसे कि you have to raise a lot of money from local players consistently. कंसिस्टेंसी में दो फैक्टर्स आते हैं आपके पास. फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है जो काफ़ी टाइम तक चैरिटी कर रहा था, बट इस दौरान कोविड के आने के बाद या फिर इन्फ्लेशन जो अभी हमारी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उसके आने के बाद, ही डज नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी टू पुट मनी बैक इन. सो ये वाले फैक्टर्स क्या ड्राइव करते हैं, इसकी वजह से होता क्या है कि डोनर फंडिंग इनकंसिस्टेंट हो जाती है. इंटरनेशनल डोनर फंडिंग पहले कंसिस्टेंट और आगे आपके एक्सपेंसेस वहीं होते हैं. बिल्कुल, पहले रेज हो जाते हैं. Absolutely. So we have to come up with a model whereby the private sector and the public sector both work hand in hand, and the bridge for that is the not-for-profit sector. आपको इनके एग्जाम्पल्स बहुत सेगमेंट्स में मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन में अगर आपने देखना है, आप लम्स को देख सकते हैं. इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज एंड इट्स डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, राइट. पैकेजेस ग्रुप है, Dawood Foundation, I think Suleiman Dawood, and they've done an amazing job in creating one of the best universities in the country, and it's all not for profit. Similarly, अगर आप हेल्थ में देखें, शौकत खानम ने कितना अच्छा काम किया और अभी तक काम कर रहे हैं, राइट. सो SIUT है, एग्जैक्टली राइट, SIUT है, अमन फाउंडेशन है, और उसके साथ साथ आपके पास इंडस हॉस्पिटल का नेटवर्क है. सो वी हैव मॉडल्स दैट हैव वर्कड एंड दैट आर वर्किंग. द only problem is the willingness for the private sector and the public sector to work together. क्योंकि public sector पे अगर आपने कुछ भी चीज़ छोड़ दी तो होगी नहीं. सही है, बिल्कुल ठीक है. And we're too far in. 70+ years हो चुके हैं हमारी बर्थ को, and अगर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस साल पे अभी 66 years है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी 5% के करीब है. हर 100 में से 5 बच्चे आपके पैदा होने के बाद मर जाते हैं. तो अगर ये दोनों आपके की इंडिकेटर्स हैं हेल्थ के लिए, तो इन दोनों इंडिकेटर्स को अब तक हमारे पास एटलीस्ट साउथ एशियन कंट्रीज को तो पार होना चाहिए था ना. इंडिया से भी पीछे हैं, बांग्लादेश से भी पीछे हैं, एंड इंडिकेटर बहुत स्ट्रांग है. हाँ, तो देखिए बेंचमार्क सिंपल होता है ना. आप एक छोटा सा KPI रखते हैं ताकि आप मेजर कर सकें. अगर पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगले 10 साल में 65 से 75 चली आती तो हमने इंप्रूव किया, और आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी 5% से 2% या 1% पे चली आती तो आपने इंप्रूव किया, राइट. बट अनफॉर्चुनेटली दैट हैज नॉट बीन द केस. We'll have to wait and see how long will it take for us to improve on those KPIs, right? ये इंडिकेटर्स जो नजर आपने बताए, ये हमें नजर नहीं आ रहे थे कि यार ये हो रहा है, नीड है इसकी बहुत शदीद, स्पेस है इधर. देखिए, you have to understand पाकिस्तान की प्रायोरिटी क्या है. अगर आप अपने GDP का 2% से कम हिस्सा हेल्थ पे स्पेंड करेंगे, और उसके अंदर भी मेजॉरिटी बर्डन ऑफ हेल्थ केयर आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग है, so there is no way we can come up with a universal healthcare coverage or a model which allows everybody to have health as a basic right. Health आपका basic right है, और आपकी हुकूमत का काम बनता है कि आपको हेल्थ है, राइट. सो अगर आप बोलेंगे नहीं भाई प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर ने करना है सारा काम और इन्होंने नहीं करना, इन्हीं की जिम्मेदारी है, देन फिर आप टैक्सेशन पे छोड़ नहीं करें. So it's like a double-edged sword at this point in time. So like I said, we have to come up with a way. अच्छा, खुद भी काम नहीं करना और जो कर रहा है उस पर भी टैक्स ऐसा लगाना है कि वो दोबारा दूसरा ना आ सके बीच. बिल्कुल. देखिए, बहुत टाइम तक मेडिसिन पे अभी भी बाय लार्ज मेडिसिन पे टैक्सेशन नहीं है, बट सर्जिकल्स पे है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे है. बट आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि मेडिसिन पे भी टैक्सेशन लगने लग गई है, किसी फॉर्म में, एडवांस टैक्स की फॉर्म में, या विद होल्डिंग टैक्स की फॉर्म में, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको सप्लाई करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो we have to come up with a mechanism whereby we help each other out to be able to improve on those. अच्छा, कितना आपका प्रॉफिट जो है ना वो उस तरफ जा रहा होता है, ये या नॉन प्रॉफिट से कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन? सो देखिए, सोशल एंटरप्राइज नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी का पूरा मकसद ये होता है कि आप अपने अखराजात निकालें. ठीक है. उन अखराजात निकालने के बाद जो भी पैसा बचता है आपका, स्पेशली अगर आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारा का सारा पैसा आपकी अपनी एक्टिविटीज़, नॉट फॉर प्रॉफिट की एक्टिविटीज़ पे चले आता है. ये मेरा इसका मतलब ये है कि अगर जो भी मेरा
प्रोजेक्ट से इनकम आती है और जितनी भी इनकम आती है मैं उसको फार्मेसीज को एक्सपैंड करने में नहीं लगाऊंगा। मैं एक टाइम के बाद उसकी यील्ड को वापस अपने नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटी आर्म को दूंगा ताकि वो जाके अपने सोशल फ्रेंचाइजीज के थ्रू, कम्युनिटी मिडवाइफ्स के थ्रू, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के थ्रू डोर टू डोर अंडर सर्व्ड एरियाज में जाके काम करें। एक्सेलेंट। एंड दैट इज द ओनली मोटिवेशन। मैं आपसे कुछ चीज़ ऑर्डर कर रहा हूँ, कोई चीज़ बाय कर रहा हूँ, तो मेरे जहन में ये होना चाहिए कि पैसा कहीं ऐसी जगह जा रहा है जहाँ शायद मैं खुद डायरेक्टली दे पा रहा। सो आपने बिल्कुल ठीक कहा। 100% ऑफ वॉट एवर प्रॉफिट्स we will make or we will in future make as of now will all go back to our charitable causes, and there is no percentage of that जो भी प्रॉफिट होगा, जब भी होगा, जितना भी होगा, जब तक सस्टेन ना करें, जब तक हम लोग अपने आप को सिर्फ सस्टेन ना करें। सस्टेनेंस एक बहुत ही की इशू है एंड इंशाल्लाह वी आर ऑन ट्रैक टू अचीव दैट एंड होपफुली वंस वी डू दैट वी बी एबल टू contribute in a financial way back. अच्छा, क्या चैलेंजेस क्या हैं स्टार्ट में भी और अभी भी क्या चैलेंज आप फेस कर रहे हैं इस वक्त? लेकिन challenges are multifaceted, right? Challenges को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं, अगर डिमांड फेसिंग चैलेंजेस या कस्टमर फेसिंग चैलेंजेस की बात करूं तो अवेलेबिलिटी बहुत क्रॉनिक है। प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते, मार्केट में शॉर्ट होते हैं। सही है ना? सो मैन्युफैक्चरर अगर प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा या बना ही नहीं पा रहा। और इंपोर्ट की पोजीशन क्या है? वो भी वैसे ही है। देखिए, इंपोर्ट अगेन दिस सेगमेंट इज मोर टू द मैन्युफैक्चरिंग साइड एंड यस, बाय एंड लार्ज इंपोर्ट की जो पोजीशन थी, केमिकल्स रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। पाकिस्तान आपको पता है ना, कुछ खुद बनाता नहीं है। फार्मास्यूटिकल मेडिसिन की केसेस में दे डोंट रियली मेक एनीथिंग, एवरीथिंग हैज टू बी इंपोर्टेड, देन इट हैज टू बी कंपोज्ड हियर एंड और वो नहीं आ रहा होता ख्याल में। अगर रॉ मटेरियल रुक जाता है तो होता क्या है कि उसकी वजह से सप्लाई की शॉर्टेजेस आ जाती है, राइट? सो डिमांड फेसिंग साइड पे अगर आप देखें तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज अ की चैलेंज। सप्लाई फेसिंग साइड पे कंसिस्टेंसी ऑफ सप्लाई, राइट? होता क्या है कि मैन्युफैक्चरर्स के पास अगर स्टॉक पड़ा हुआ भी है, दे देन हैव टू go through a distribution cycle whereby they already have link, यार इस सेगमेंट को इतना माल मिलेगा, इस सेगमेंट को इतना मिलेगा, हॉस्पिटल्स को इतना मिलेगा एंड so on and so forth, right? So सप्लाई फेसिंग साइड पे कंसिस्टेंट सप्लाई, डिमांड फेसिंग साइड पे अवेलेबिलिटी को एड्रेस करना। टेक के ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारा अब आ गया वो कनेक्टिविटी आ गया। ओहो, राइट? खास तौर पे बेसिक कनेक्टिविटी नहीं है पिछले एक साल के अंदर। आप इमेजिन करें, हाउ डू यू वर्क इन टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान व्हेन द बेसिक कनेक्टिविटी इज नॉट देयर? अच्छा, फ्रीलांसर तो गए ना इस वक्त, तो वो तो बेचारे जो इंटरनेशनली काम कर रहे थे यहाँ से बैठ के। मेरा थोड़ा उसमें नो हाउ थोड़ा कम है, बट बाय एंड लार्ज ऑफ कोर्स एनीथिंग दैट रिलाइज। और आप लोग इफेक्ट हुए हैं इससे? ऑफ कोर्स। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। इस टाइम पे अगर हमारा कनेक्टिविटी डाउन होती है तो हमारी पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, जब हमने इनिशियल अपनी टेक बनाई थी, इट वाज ऑल क्लाउड बेस्ड एंड व्हाट वुड हैपन वाज आवर पॉइंट ऑफ सेल वुड शट डाउन एंड देन वी वुड हैव टू रिवर्ट टू अ मैनुअल प्रोसेस। और इमेजिन करें अगर आपके पास किसी हॉस्पिटल में फार्मेसी है तो आपके पास क्यू लग गई है लंबी, एंड जब वो क्यू लगती है लंबी आपके पास, एंड देन कस्टमर स्टार्ट शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग एज वेल, राइट? सो that creates a very negative impact. Now, how do you explain to a customer कि भाई इंटरनेट चला, बोलेगा मुझे थोड़ी फर्क पड़ता है, पैसे लो मुझे दे दो भाई। तो इसको समझाना ही मुश्किल है कि जी मैंने आपके लिए किया था जो कुछ किया था, मुझे तो नहीं पता था मेरे साथ ये होने वाला है, तो ये होगा। Absolutely, right? Excellent. Then or in the worst case they go back to the doctor जिसने उनको चीज प्रिस्क्राइब की, फिर वो डॉक्टर उठ के अपने कमरे से आता है, फार्मेसी में जो लोग होते हैं उनको obviously they say कि what is going on, why is the system so slow? So इन चीजों को एड्रेस करने के लिए, पाकिस्तान में रखने के लिए आपको 2-3 तरह के प्रोसीजर्स बनाने पड़ते हैं जो सप्लीमेंट करते हैं कि भाई इंटरनेट डाउन होगा तो क्या करना है, अगर इंटरनेट अप होगा और सिंक नहीं हो रहा और कहीं आपके सर्वर की जगह की कनेक्टिविटी डाउन है जहाँ से डेटा आना है और जाना है, फिर क्या करना है। सो we've learned these things the hard way and they've become serious challenges जैसे जैसे कनेक्टिविटी स्पार्स होती है। मतलब हालात जैसे भी हैं, इन्फ्लेशन हो जो भी हो, हमने रहना ऐसी हालात के साथ है, यही नेट बंद होगा जो कुछ होगा, और हम रह भी रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा टैक्सेस, हम और टैक्सेस लगा रहे हैं, हालांकि आप जो काम करने जा रहे हैं वो काम तो डायरेक्टली हमारे लिए कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं हम इंटरलिंक हैं। हम जैसे मतलब अगेन वो लोग जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगेन गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको फैसिलिटेट करे और मसले मसाइल और खराब नहीं हो रहे, खास तौर पे इस वक्त टेक। I'm going to break your question down in 2 parts. The first part is कि हालात बेशक खराब हो रहे हैं और हालात ऑब्वियसली लग ही रहा है कि खराब हो रहे हैं, एंड यू कीप वेटिंग कि कितना खराब होंगे और उसके बाद कब ऊपर जाएंगे, यू नो, आप रॉक बॉटम कब हिट करेंगे। अच्छा, रॉक बॉटम नहीं है इस वक्त? I don't think so. I don't think we've hit rock bottom because the policies, general policies, the economic policies, and by and large अगर आप health policies देखें, और मैं health segment की in specific बात करूँगा, they have not really changed, and by and large the policies in place right now are not encouraging growth. For example, अगर आप देखें जो रॉ मटेरियल की हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, उसमें यही कि अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज को सब्सिडी दें,
कंसेशंस दें कि भाई आपने मॉलिक्यूल्स बनाए, नए प्रोडक्ट्स बनाए और इंपोर्ट के ऊपर आपको हम सब्सिडी देते हैं जिस आपने एग्रीकल्चर पे दी हुई है, तो क्यों नहीं फार्मास्यूटिकल कंपनीज और लोकल प्लेयर्स आपके और ज़्यादा काम कर सकते हैं और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और जो चीज़ हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है उनको हम एड्रेस कर सकते हैं, राइट। एंड एट द सेम टाइम इस एरियाज़ के अंदर गवर्नमेंट को ख़ास तौर पे आप बिल्कुल टैक्सेशन की ज़रूरत होगी, बट ख़ास तौर पे सब्सिडी देने की ज़रूरत है ताकि ग्रोथ हो। सब्सिडी देनी, अच्छा गवर्नमेंट ने कभी दी नहीं इस तरह वैसे? नॉट टू माई नॉलेज, क्योंकि हेल्थ तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा, एजुकेशन और हेल्थ ये दो चीज़ें तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें, बट अनफॉर्चुनेटली बैक पैडल पे है ना, बैक पेडिस्टल पे रखा हुआ है इनको। अगर इंपॉर्टेंट होती तो आपका जो बजट है वो रिफ्लेक्ट करता है इन चीज़ों को, आपका बजट इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट नहीं करता, राइट। कलेक्टिवली हेल्थ और एजुकेशन पे कंबाइन आई थिंक लेस देन 5% हम स्पेंड करते हैं। अगर आप अपने जीडीपी का 5% एजुकेशन और हेल्थ दोनों पे इस्तेमाल करेंगे, और उसमें दूसरा बड़ा मसला ये कि हेल्थ के अंदर भी और एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन में ज़्यादातर फंडिंग जाती है यूनिवर्सिटीज़ को और हेल्थ के अंदर ज़्यादातर फंडिंग जाती है हॉस्पिटल्स को। एसेंशली पाकिस्तान में जिस चीज़ की अभी ज़रूरत है आपको वो है प्राइमरी के लेवल के ऊपर, स्कूल्स में फंडिंग की ज़रूरत है और बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो है उसमें ज़रूरत है। आपको प्रीएम्प्टिव एक्शन करना है। हम क्या कर रहे हैं भी, हम रिएक्टिव एक्शन कर रहे हैं, जिससे होता क्या है कि अगर आपने अस्पताल को फंडिंग दी और बेसिक हेल्थ यूनिट को फंडिंग नहीं दी तो अस्पताल में जब मरीज आएगा वो बड़ी बीमारी के साथ आएगा। और जो बेसिक हमें बेसिक को ही काउंटर करना है पहले। जी ऑफ कोर्स, आपको प्राइमरी, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में आप हम बेसिक पर हैं। From the time a child is born to the time a person dies, they have a series of vaccinations done. आप एग्जाम्पल देखें ना, पोलियो पूरी दुनिया में एरेडिकेट हो गया मेरे ख्याल में, सिर्फ यहाँ पे और यमन में, दुनिया में हर जगह खत्म हो गया, पाकिस्तान, राइट। एंड उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, एक तो गवर्नमेंट की नॉन इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर की नॉन इन्वेस्टमेंट इन प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या करती है कि वो आपको प्रिवेंटिव एक्शन लेती है, डिजीज होने से पहले उस पर काम करती है। और इसके मैं बहुत एग्जांपल्स देता हूँ, और एक प्राइमरी और एक बेसिक एग्जांपल इसका लेते हैं डायबिटीज़। कल yesterday I was sitting in an interesting session with my hospital partners and my entire board, and they were talking about diabetes and how we want to tackle that, right? And some of the stats that I learned yesterday, 1 in 3 people have diabetes in Pakistan. But what was more shocking to me is one of our colleagues did a camp in a local market, I think it was Jodia Bazaar or somewhere, and out of the 12 people in the 2-hour 3-hour free consultation that they did, 9 of them had diabetes. 9 out of 12 people they consulted had diabetes, और उस 9 में से सिर्फ 3 को पता था कि उनको डायबिटीज है, और वो चेक इसलिए कराने आते देखने के लिए कि सर्विस सही है कि नहीं है। 6 लोगों को पता ही नहीं था कि उनको डायबिटीज है, और उनको जब काउंसिल करने की कोशिश की डॉक्टर ने कि आपको डायबिटीज है, यू नीड टू कंसल्ट somebody to address this right now and manage it, right? उनका रिएक्शन और बिहेवियर जो था बिल्कुल ही नॉनशलांट था, बिकॉज फ्रॉम द गेट गो, फ्रॉम द टाइम वी आर बोर्न, हेल्थ इज नॉट कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट। आपके स्कूल में, आप स्कूल गए होंगे, यहाँ पे स्कूल के अंदर आपके पास स्कूल में कोई कोर्स था जिसमें आप हेल्थ के बारे में बात करते थे? कोई ऐसा कोर्स था जिसमें आप अपनी बॉडी के बारे में बात करते थे? ठीक है, बायोलॉजी के बुक के अंदर भी अगर छोटा सा कोई पेज आ रहा था तो टीचर्स वगैरह कंफ्यूज हो रहे थे, राइट? सो और ये प्राइवेट स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, पब्लिक स्कूल्स की बात ही नहीं कर रहा। अगर आप हेल्थ को एज एजुकेशन पढ़ाएंगे नहीं, प्राइमरी हेल्थ केयर और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर देंगे नहीं, तो होगा क्या? बहुत बड़ा गैप बच जाएगा। उस गैप को एड्रेस करने के लिए आपको और पैसे लगाने पड़ेंगे सेकेंडरी हेल्थ केयर के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर। अच्छा, ज्यादा बड़ा खर्चा है, वो ना लग रहे होते हैं और रश भी बहुत ज्यादा हो गया है, और ना संभाल सकते हैं हम लोग। सो अगर आप प्रिवेंट करें चीज को, आजाद रिएक्ट करें, ज्यादा बेहतर है, और वो भी ऐसी जगह पे जहां जरूरत है, ऑफ कोर्स वो हम नहीं कर पा रहे। अच्छा, इन्फ्लेशन ने भी हिट किया है काफी ज्यादा, और ये डॉलर के प्राइसेस वगैरह जो भी पिछले 3 साल में 2 साल में डॉलर की प्राइसेस की, आप तो कोविड गुजार चुके होंगे बीच में ना आप? देखिए, आई स्टार्टेड राइट आफ्टर कोविड, वी बेसिकली started scaling on 1st of July 2021, and it's been 3.5 years. We were basically on the tail end of COVID. Post-COVID impact, right? And despite being on the tail end, we saw tremendous opportunity to address a gap in the health market. And COVID की वजह से आपके सामने 3 चीज़ें क्लियर हो गई थी कि आपकी लैब वाला कॉम्पोनेंट कितना स्ट्रांग है, आपके फिजिशियंस कितने नॉलेजेबल हैं, और साथ साथ क्या आपकी अप्रोच पूरे हेल्थ सेगमेंट की पेशेंट सेंट्रिक है कि नहीं है। कोविड हिट हुआ, बहुत सारे गैप्स नजर आए। होता है ना, जैसे आपने फनल के अंदर एक चीज़ डाली एंड यू प्रेसिंग इट डाउन, एंड if there are more gaps, the water starts leaking out, and that's exactly what happened with Pakistan when COVID hit. Luckily for us, we quickly caught up.
in the segment of labs and lab testing, but unfortunately उसकी म्यार और म्यारी लैब टेस्टिंग अभी तक मौजूद नहीं है. आप अगर सदर चले आए यहाँ से और सदर में जाके देखें कितने लैब खुले हुए हैं, ऐसे लैब खुले हुए हैं जहाँ आप अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि मिट्टी इतनी है और वो आपकी ब्लड टेस्टिंग और टेस्टिंग कर रही है. एंड दैट्स द काइंड ऑफ सर्विसेज. मतलब बंदा ठीक भी हो तो वहाँ जाके खराब हो सकता है और उसके लिए रिस्क फैक्टर है. अंदर जाएंगे बोलेंगे मैं टेस्ट कराना, और लोग जाते हैं टेस्ट कराने बिकॉज दे कैंट अफोर्ड इट. And those are the kind of services that we have in the market, and people have no choice but to use them because unfortunately they cannot afford better healthcare. Affordable healthcare बहुत मुश्किल है. Affordable healthcare मुश्किल है ना. Currently in Pakistan, आपने इन्फ्लेशन की बात की, मैं इन्फ्लेशन पे जवाब दूंगा आपको. अगर आपकी फैमिली में आप SEC B+ या SEC A- में भी फॉल करते हैं, जो इकोनॉमिक सेगमेंट्स होते हैं आपके, अगर आपको एक क्रॉनिक डिजीज होती है पाकिस्तान में, यू विल गो इनटू पॉवर्टी. अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज हो रहा होता है और आप मिडिल क्लास हैं, आप सोचेंगे आप गए, सब कुछ गया. यू विल गो डाउन द पॉवर्टी लाइन. गॉड फॉरबिड आपकी फैमिली में कैंसर हो रहा है, यू विल देन बी फेसिंग जनरेशनल पॉवर्टी जस्ट टू गेट दैट ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, बिकॉज कैंसर ट्रीटमेंट्स आर सो एक्सपेंसिव. कैंसर की दवा पाकिस्तान में बनती नहीं है, आप सोचें इंपोर्ट करानी पड़ती है. इमेजिन दिस, राइट? सो हाउ डू यू देन address all of that? आप पे इम्पैक्ट आया इसी का, इस इन्फ्लेशन का? Of course, देखिए इम्पैक्ट आया है. Prices have gone up, but demand is fairly inelastic and recession proof. इसका ये मतलब जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है. डिमांड आती रहती है और डिमांड रहेगी. We just need to figure out the right way with the right approach to get the authentic products and quality services to the end customer. Excellent. Right? So 3 की एस्पेक्ट्स होते हैं अगर आप इस पूरे सेक्टर को देखें. फार्मेसी की वर्टिकल को खासतौर पे देखें, ऑथेंटिसिटी, क्या आपको ऑथेंटिक दवाइयाँ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही. इस टाइम पे 40% से ज़्यादा दवाइयाँ मार्केट में नकली हैं. अच्छा, कॉपी बन रही है दवाइयों की भी? दवाइयों की कॉपी है. आप देखें ना, 4000 फार्मास्यूटिकल. अच्छा, बनाने वाले हम हैं? बनाने वाले हम हैं, बिल्कुल हम हैं. 4000 फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो रजिस्टर्ड हैं. इस काम में बड़े क्रिएटिव हो जाते हैं. लाख से ऊपर कंपनियां जो माल बेचती हैं एवरी वीक. Like, in fact, it's every other day I get an email from a pharma manufacturer saying, sir, this is the product we need to indent. I still keep getting those emails because I started off linking, using the support at miripharmacy.pk myself without having an email address and looking at what the customers were telling us in queries, and I still look at that email address. तो सोचें, लाख से ज़्यादा कंपनियां दवाइयाँ बना रही हैं, 4000 रजिस्टर्ड हैं और 95% मार्केट सिर्फ 80 कंपनियों के पास है. 80 odd companies currently own 95% of the entire $3.5 billion market in terms of manufacturing products. अगर इसको आप डाउनस्ट्रीम चलते हैं, अब मैन्युफैक्चरिंग साइड पे 80 कंपनियां 95% करती हैं, लाख के करीब कंपनियां दवाइयां बना रही हैं, जिसमें 40% दवाइयां आपकी नकली हैं यहाँ पे. तो वन एंड सोचेंगे आपने हर दो में से एक पैनाडोल नकली है, ये सोचें आप, राइट? सो ऑथेंटिसिटी. और खाने वाले को नहीं पता. सो इसके लिए जब भी आप किसी भी दुकानदार के पास जाएं, वो आप लूज मेडिसिन अगर आपको दे रहा है तो आप उसकी एक्सपायरी कैसे चेक करेंगे अगर आपको 2 गोली काट के दे रहा है वो? You are not allowed to sell loose medicines unless you're serving in a hospital where it's used in an ER or an OT or inpatient. वैसे आप नहीं कर सकते. यहाँ पे और यहाँ हो रहा है. मार्केट में जाओ, कट का माल हर जगह मिल रहा है. डेंसोल चले जाओ यहाँ से, आप सदर में जाओ, डेंसोल, वहाँ जाके आप खुला एक गोली भी खरीद सकते हो, स्ट्रिप भी खरीद सकते हो, कार्टन भी खरीद सकते हो, कंटेनर भी खरीद सकते हो, और वो भी कॉपी भी 2 हट मिलेगा आपको. आप खुद बता देगा आपको कि सर ये है, ये बी है. अच्छा, बताता भी ईमानदारी से कि ये कॉपी खाएंगे आप. कोर्स देखिए, एंड तो उसको एड्रेस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ऑथेंटिसिटी को एड्रेस करने के लिए यू हैव टू गो टू प्लेयर्स व्हिच आर बाइंग इट फ्रॉम ऑथेंटिक प्लेयर्स. नाउ इसका इम्पैक्ट हमें कहाँ पड़ता है? हमें यहाँ पड़ता है कि, और आपने बात की थी कि कोविड के बाद क्यों इम्पैक्ट पड़ा है, कि होता है क्या कि जब ऑथेंटिक चीज़ लेते हैं उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है. मैं भी वही पैनाडोल बेच रहा हूँ, कस्टमर मेरे पास आएगा और आके बोलेगा कि सर मुझे वहाँ से तो इतने 1 रुपए की मिल रही थी, इतना डिस्काउंट दे रहे थे. एंड देन द जॉब, फार्मासिस्ट की जॉब बनती है उसको काउंसिल करना और बताना कि सर हो नहीं सकता कि आपको एक प्रोडक्ट मिले. अगर आपको मिल भी रहा है तो हो सकता है पुराने बैच का, पुराने लॉट का, या नियर एक्सपायरी हो. दूसरा, अगर आपको नया बैच नया लॉट का इसी एक्सपायरी का दे रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर से जो रेट लग के आ रहा है, मैन्युफैक्चरर रेट लगा के आ रहा है, उससे तो कम हो ही नहीं सकता ना. कैसे कम हो सकता है? तो फिर आपके पास अवेलेबिलिटी के बाद आपका एक्सेसिबिलिटी पे इशू बन जाता है, क्योंकि फिर मार्केट बन जाती है डिस्काउंट ड्रिवन. हर बंदा कहता है जी डिस्काउंट दें, डिस्काउंट दें, डिस्काउंट दें. भाई डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं अगर एक चीज़ की कॉस्ट ही ज़्यादा है? सो और अगेन आपको ये तो पता हो कि आप जो खा रहे हैं वो कुछ आपको मतलब ओरिजिनल खा रहे हैं, कोई तो उसमें आप अगर कॉपी खा रहे हैं तो उल्टा आप और ख़राब करेगी ना. कैसे? ये तो अच्छा, एक और भी चीज़ है आदिल, लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा है. किसी ने बताई नहीं है बातें. कौन बता रहे हैं? मेरा घर में बता रही है, मैं कोई बातें ना, कोई और बंदा बता रहे हैं, कैसे पता चलेगा? सो
पाकिस्तान के अंदर फार्मेसी रिटेल मार्केट के अंदर जो 4 सबसे बड़े इश्यूज जो चैलेंजेस जो हमने फेस किए हैं, एक तो काउंटरफिट प्रोडक्ट्स जिस पे हमने भी बात की थोड़ी सी, दूसरा है लाइसेंसिंग। 20% से कम फार्मेसीज के पास लाइसेंसिंग है इस टाइम पे। लाइसेंसिंग का मतलब है जो ड्रग रेगुलेटरी बॉडी पाकिस्तान की इशू करती है आपको लाइसेंस। सिर्फ 20% कंपनियां हैं और रिटेल दुकानें हैं जिनके पास ड्रैब से लाइसेंस है। 80% के बाद लाइसेंस तक नहीं है, तो सोचेंगे वो तो अनरेगुलेटेड काम कर ही रहे हैं। फिर उसके बाद जो फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, 30% से कम के पास फॉर्मल नॉलेज है। फार्मेसी का कोर्स करना पड़ता है आपको, यू हैव टू गो टू यूनिवर्सिटी एंड डू दैट कोर्स। अभी पाकिस्तान में हर 100 में से 70% लोग जो फार्मासिस्ट की तरह काम कर रहे हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं है। और ये लोग वो लोग हैं जो सेल्स रेप्स की तरह बन के प्रोडक्ट्स पुश करते हैं आगे। अगर आप किसी भी सुपर स्टोर या सुपर मार्केट चलें, अगर आपका प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता, वहाँ पे जो काउंटर पे रेप खड़ा होता है वो आपको बोलता है सर आप ये वाला ले लें, ये चलेगा, कहते हैं ना सेम है। वो कभी बताता है कि ज़्यादा बेहतर है, हाँ ज़्यादा अच्छा, उसकी एफिकेसी पे बात नहीं करेगा, बस ये बोलेगा ज़्यादा बेहतर है, ये सेम चीज़ है। ठीक है, बात बिल्कुल सही कर रहा हूँ, बट डज ही हैव द रिक्विजिट नॉलेज कि आपके पास कोई हार्ट कंडीशन हो, हमें क्या पता। सो फार्मासिस्ट कैन केटर टू दैट एंड एड्रेस दैट ओनली। एट मेरी फार्मेसी वी ओनली हैव फार्मासिस्ट वर्किंग अराउंड द क्लॉक टू ऑल रिटेल लोकेशंस, और जो हमारे पास टेक्नीशियंस भी आते हैं दे आर इन प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ फार्मासिस्ट। अच्छा, आप कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करते? नहीं, इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते ना, कर नहीं कर सकते, क्योंकि देखें आप टेक्नीशियन या एक कंपाउंडर ले लेंगे वो 30,000 रुपये का होगा, ठीक है, कॉस्ट सेविंग करने के लिए आपने 30,000 रुपये का एक कंपाउंडर या टेक्नीशियन ले तो लिया, बट जो क्वालिटी आपको देनी है अपने कस्टमर को वो उससे नहीं आएगी, right? He won't be able to talk to the customer or deal with the customer in the same way. Of course, he can be trained, but the training will take a lot longer. अच्छा, क्रेडिबिलिटी का भी इशू आएगा। दूसरा पीस ऑफ माइंड भी तो होना चाहिए ना। अब अगर आप एक काम कर रहे हैं और आप पता होगा यार मैं यहाँ कॉम्प्रोमाइज करूँ हेल्थ के साथ लोगों की, नींद कैसे आएगी फिर यार? वो भी तो है ना, बहुत जरूरी नहीं है। तो 2 सेगमेंट्स का मैंने आपको बताया, एक the fake medicines and all. The second was the licensing component. The third was the pharmacist being available. And the last component of that, which is far more important, is how are the products moved and how are the products stored. अगर आपके प्रोडक्ट पे डायरेक्ट सनलाइट लग रही है तो प्रोडक्ट की एफिकेसी वहाँ खत्म हो रही है। आप किसी भी रिटेल की दुकान पे जाएं तो प्रोडक्ट्स पे सनलाइट भी लग रही है, तो सामने सनलाइट लग रही होती है, हम देख रहे होते हैं। और आपका कमरे और जिस जगह पे आपने दवाइयां स्टोर की हुई हैं वो 26 डिग्री या 26 डिग्री से कम का होना चाहिए। ऐसा ही बहुत कम जगह हो रहा है। काफी सारी जगहों पे होता क्या है कि टेम्परेचर कंट्रोल जो फ्रिज आइटम्स है वो बाहर पड़े होते हैं। हाँ, ठीक है, अगर आपके पास ऑथेंटिक दवाई भी है और आप दुकान में रख भी रहे हैं तो भाई आपने अगर एयर कंडीशनिंग नहीं लगाई हुई और आपकी दुकान खुली, लाइट ही नहीं होती सारा दिन बेचारों को, इमेजिन करें। और ये दवाइयां फिर जब बिकती हैं तो इनकी एफिकेसी कम हो चुकी होती है। असल दवाइयों की भी एफिकेसी इसलिए खत्म होती है क्योंकि द वे इट्स केप्ट, दैट्स व्हाई वी से यू हैव टू हैव अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड सप्लाई चेन। तो सब कुछ मैनेज करने के लिए एक्सपेंसेस तो आपके बड़े होंगे फिर, ऑफ कोर्स। और ये चीज पे कस्टमर को अवेयर करनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि भाई do not compromise on a few rupees for your health. इससे बेहतर ना खाएं फिर अगर आप, हाँ, इससे बेहतर है कि आप बेसिकली आप अपने स्पेंड ही ना करें वैसे, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली दिस देन फॉल्स ऑन अस। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कस्टमर्स को काउंसिल करें, आइदर थ्रू इन पर्सन और थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स। अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत ज़रूरी हैं, कम्युनिटी ड्रिवन, जिसमें होता क्या है, क्योंकि आपका जो फिजिकल ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर जो है, वी वर्क ऑनलाइन एज वेल एंड वी हैव ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स। व्हाट वी डू इज ऑल ऑफ अ ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स, जो हॉस्पिटल बेस्ड फार्मेसीज हों या रिटेल बेस्ड हों या क्लिनिक बेस्ड फार्मेसीज हों, वो वर्चुअली लिंक्ड हैं। उससे होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक जगह पे कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता और कस्टमर आता है, वी इंश्योर to give them that quality service कि सर आप घर चलें, हम घर पे डिलीवर करवा देंगे। But at the same time we also move products internally as well quickly, right? जिस बंदे को दवाई चाहिए उसको सेम डे दवाई चाहिए, ये अर्जेंटली दवाई चाहिए, राइट? He is not going to wait for a few days just to get products delivered to you. अगर डॉक्टर ने लिखी है रात को खानी तो खानी है रात को, राइट? So फिर उस केस में अवेयरनेस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। अवेयरनेस नॉट जस्ट ऑन द प्रोडक्ट्स, ऑन द सर्विसेज एज वेल, एंड बाय एंड लार्ज ऑन हेल्थ एज वेल। यार, one of the things that we actively do in our pharmacies is have health camps, free of cost health camps. आप आएँ अपना या bone density check कराएं या blood sugar level check कराएं and things like that, and we do that in collaboration with various other partners to increase awareness. You don't need to come and buy a product, just come and get yourself tested. If there is, God forbid, something wrong, we will guide you to the right partner. And in our case, we have physical hospitals as partners, and we also have digital platforms such as Ola Doc as partners, right? And they're doing an amazing job, right? You have a virtual network of doctors at your fingertips. If a customer needs consultation and guidance, he can simply talk to your pharmacist, and the pharmacist can tell you, just link up,
use their Wi-Fi and link up and just talk to a doctor, and if he gives you a prescription, we'll give you medicines. अच्छा, ये जो अवेयरनेस आप बता रहे हैं, ये जो इतनी बेसिक नीड है, ये आपको लगता है गवर्नमेंट का काम था कि इसकी अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की जाए, लोगों को बताया जाए? देखिए, the problem is become too big for the government to solve. It's not just I'm gonna reinforce this point. It is not just the public sector's problem to solve our health crisis. And the reason why I'm saying crisis is if you visit some of these hospitals, government hospitals, मेरा फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा चाहे बल्दिया टाउन में हूँ, रंगी में हूँ, कराची के फार फ्लंग एरियाज़ में हूँ, आई लाइक टू पर्सनली गो. आई विजिट ऑल ऑफ माई लोकेशंस वंस अ मंथ जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट माई टीम इज़ फेसिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ डेमोग्राफिक्स दे आर डीलिंग विद, राइट. हर एरिया की डेमोग्राफी अलग है कराची के अंदर. कराची बहुत यूनिक शहर है. कराची के शहर के अंदर ही शहर है. शहर के अंदर शहर है और शहर के अंदर मल्टीपल शहर हैं. अगर कराची को आप 5 हिस्सों में तोड़ते हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंटर, दे ऑल हैव डिफरेंट इकोनॉमिक प्रोपेंसिटी, different demographic propensity, and this results in different spending power. आपको एग्जांपल देता हूँ. क्लिफ्टन के अंदर इंपोर्टेड पैनाडोल चल जाएगी, मगर गुलजार हिजरी में इंपोर्टेड पैनाडोल नहीं चलेगी. सिमिलरली फॉर वेरियस अदर प्रोडक्ट्स जिनके सप्लीमेंट्स ऑल्टरनेट्स होते हैं. अब इशू कहाँ पर आता है कि एरियाज विच आर नॉट अफोर्डिंग, they then get very stuck on what the doctor has prescribed. अगर डॉक्टर ने कोई महंगी दवाई लिखी भी है तो कहते नहीं मुझे यही दवाई चाहिए. हमारे फार्मासिस्ट पूरी कोशिश करते हैं गाइड करने के लिए कि सर आपका we believe कि it'll help you save some money if you go with an alternate, because this alternate is exactly the same and based on your prescription we believe it will not cause an impact. You can check with your doctor too. But alternate पे पुश करने का मतलब ये है कि doctor itself will then be like, why are you not writing this? Then they become a barrier. Why do they become a barrier? There's multiple reasons for that. The way our private health sector is set up and the public health sector is set up is completely different. Our private health sector is Americanized, where pharmaceutical companies and doctors have a very strong relationship. And at the same time, our public sector wants to create something of a Scandinavian health segment, जहाँ पे आपके पास universal health coverage हर चीज़ फ्री हो रही है. बीच में हम आ गए हैं सारे चैरिटी और नॉट प्रॉफिट सेक्टर जो कह रहे हैं कि भाई दोनों चीज़ें नहीं हो सकती. You cannot just be a completely Americanized system where everything is just sales based, and you cannot have a completely sort of a welfare system where everything is free. So we have to come up with a middle ground, and that's what we believe at Meri Pharmacy. We can do that very easily through our network. कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे इंश्योर करते हैं कि यार कोई गड़बड़ ना हो? खुद कैसे इंश्योर रखते हैं अपनी टीम के थ्रू भी? देखो, सबसे इजी तो आजकल ये कि रेटिंग ले लेते हैं. रेटिंग लेते हैं. So Google speaks for itself, right? Or online, and believe me, when a customer is not happy, they let you know. They will find a way to come online and they let you know. किसी ग्रुप में जाके आपको ढूंढ लेंगे. And by and large, unsatisfied customers are very important for us, right? You have to pay attention to what they're saying. They might be very angry or upset at that point in time, but there's a certain truth behind what they said. And उसको एड्रेस करना जरूरी है. And as a brand or as a company or as a startup, if you're not addressing what the customer needs or what they're saying, then that means you failed. राइट. हाँ, जहाँ पे वजन है बात में उनको एड्रेस करें. जहाँ पे आपको लगता है कि वो नाजायज़ है, हम उनको पोलाइटली डिक्लाइन कर देंगे. सर देखें, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच. एंड इस तरह के बहुत केसेस होते हैं. मैं आपको अगर केसेस इंसिडेंट्स सुनाना शुरू करूँ, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव स्टूड एट पॉइंट ऑफ सेल्स. मैं पॉइंट ऑफ सेल पे नॉट जस्ट इन द पास्ट बट रेगुलरली एज वेल. और उसकी 2 वजूहत हैं, ताकि मैं देख सकूँ सिस्टम कैसे चल रहा है और बिहेव कैसे कर रहा है. एंड दूसरा, हाउ कैन यू सर्व अ कस्टमर बेटर थ्रू द सिस्टम, राइट. अच्छा, ये जो आपका एक्सपीरियंस है, ये जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, द वे यू स्पीक, अगेन आपका कोई मेंटोर है जो आपका कोई टीचर हो जिसका आप नाम लेना चाहते हैं कि यार इस बंदे को देख के मैं इंस्पिरेशन ले रहा होता हूँ? Inspiration changes with age. You start off with your father being your biggest inspiration. My father started a small travel agency in the 80s and it became a huge group. It still is one of the largest consortium Hajj providers in the country. So your father becomes your role model initially, and then your older brother becomes a role model. And then professionally, then as you move on, you have different role models in different generation, right? In the recent history, I would name Muneeb Meyer as my biggest role model. The reason being is he's not just been a very good friend and an older brother, but he's counseled me through and through thick and thin, जो कहते हैं. And we meet almost weekly. You know, we just go out and sit down, have a talk. We can talk about any problem that we're facing, and it'll always be a very genuine and very honest response.
Learning from Munib's journey, from his journey at Daraz, at Baikia, and then taking those experiences and seeing what exactly can I do better. And Alhamdulillah, it's come to a place where you know when something works. अच्छा, वहाँ से डिजिटल भी इंफॉर्मेशन बहुत मिलती होगी कि कैसे reinvention आ रही है. Not just digital information, it's just the ideas, the amount of ideas we get. And some of them are outrightly outlandish. कहते हो कि यार ये अगले दिन आप सोचते हो कि यार ये आइडिया तो बिल्कुल ही outlandish है, तो हो ही नहीं सकता. But some of these ideas make sense, and there's so many of these ideas that I've implemented, and I'm pretty sure it works the other way as well for him at Bike here too. So yeah, recent history has been Munib, but like I said, from my father to my older brother to Munib, and there's been a lot of other players. Munib साहब की तो royalty ही बनती है फिर. आप कोई ना कोई percentage जो इस तरह आपको ideas दे रहे हैं. I think my friendship to him is enough royalty. So yeah, it's just one name, but there's a lot of other players too. I have amazing university professors over the years when I was at LUMS and then I was at NUS. So this amazing people that have allowed me to be where I am today. So yeah. कोई book, कोई movie? One book that I would recommend any entrepreneur, any person starting off right now is to read Blitzscaling by Reid Hoffman. Reid Hoffman, LinkedIn ka co-founder. And he now has a podcast called Masters of Scale. If you get an opportunity as well, do watch. They have amazing episodes. So Blitzscaling एक book है that I would recommend everybody to read. It is immensely knowledgeable, and it basically outlines how to scale companies very quickly. And scaling का मतलब नहीं सिर्फ बड़ा होना है. Scaling का मतलब है कि भाई quality में कैसे scale करना है और quantity credibility में कैसे होना है. Of course. And in terms of movies, for some reason I have this fascination about this movie called The Talented Mr. Ripley. It's an old movie by Matt Damon, Jude Law, and I think it's I'm forgetting the female actress in that. For some reason I like that movie. I keep watching that movie over and over again. It's been 2 decades of me watching that movie. Whenever I get an अच्छा, बार-बार देखते रहते हैं. Yeah, उससे motivation restart होते हैं. Yeah, it's a very unique movie. It's about a guy being sent to. It's about a guy impersonating another guy and then ending up killing a guy. It's just a different thing. It's nothing to do with motivation and anything at all. It's just fascination. These kind of things can happen, do happen, and tend to happen. And this is the world we live in. अच्छा, कभी demotivate होते हैं तो कैसे अपने आप को restart करते हैं कि यार this is the. I don't think I demotivate. It's not the right word. I think you get hurt sometimes. You feel sad. But demotivation is something that doesn't come across. I motivate myself all the time. It's not like you become narcissistic to that point, but motivation has never been an issue. But yes, you do sometimes. और कभी sad होते हैं. Disappointed. तो restart कैसे करते हैं? So after a disappointment, you then revert to your strong suit. I've always believed in a data-driven approach to solving problems. Every decision that I make, it's come to a point where personal decisions also become very data-driven as well. So, if I get disappointed, then I revert back. If it comes to work, let's look at the data. Where did we go wrong? What were the elements that were controllable and what were the elements that were not controllable? And then controllable factors we try to address. Mm-hmm. So, demotivation और disappointment को deal करने का एक ही तरीका है कि आप उसको फौरन एड्रेस करने की कोशिश करें और खुद से झूठ ना बोलें कि जब पता हो गया ये इशू आया. You have to be honest to yourself. अच्छा, ये एज के साथ आते हैं, नॉलेज के साथ आते हैं, बुक्स से आते हैं, कहाँ से आता है ये सदमों के साथ आता है, ये हर्ट के साथ आता है. बहुत अच्छा था. You trust your team members. Like I say to my team as well, I don't have employees. I hate the word employees, and I use the term colleagues. We're living in a day and age where it's not the boss anymore. It's a network of people that work for you. Excellent. And each of my team lead, we work as if we're at par. And that's the same kind of motivation that I've given them to work within their teams. We started off with less than 15 people sitting in 2 rooms. Now we're, mashallah, a team of 150 plus, right? And some days I wake up and I'm wondering like, yo, we've actually done this, The first time you hit your cumulative annual growth rates of X%, like 30, 40%, 50%, the first time you reached your first 10 million, 100 million and a billion, those are the key benchmarks that keep you excited. And some days you sometimes don't believe it. You're like, hey, you got to believe it. इस time पे product unavailability की तो हमने बात की थी कि unavailable होता है. दूसरा issue जो है product expiry है.
प्रोडक्ट एक्सपायरी और नियर एक्सपायरी जो है वो इतना बड़ा लॉस है, इट्स अ ह्यूज लॉस। जो नियर एक्सपायरी आइटम्स होते हैं, कंपनीज या तो नियर एक्सपायरी आइटम्स आप शेल्फ नहीं कर सकते। पॉलिसी है कि अगर आपकी एक दवाई एक्सपायर होने वाली है तो 6 months बिफोर एक्सपायरी यू कैन नॉट शेल्फ इट, यू कैन सेल इट बट यू कैन नॉट शेल्फ इट। सो एंड देन फिर रिटर्न्स, कंपनीज, मेजॉरिटी कंपनीज की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं कि हम रिटर्न नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे। इस केस के अंदर आई बिलीव गवर्नमेंट कैन कम इन एंड से कि यार देखो, we as a country have issues with availability, let's all collectively work together, और जितनी भी near expiry और सारे तरह के items हैं, let's come up with a comprehensive policy to reduce that burden on private companies। आप भाई अगर कंपनी की एक्सपायरी हो तो एक्सपायरी उठाओ अपनी, आप माल उठाओ इससे पहले कि माल मार्केट में जाके कहीं और लिक्विडेट उन्हें इवेंचुअली दे देना उससे। सो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इस तरह की जगह पे बहुत ज़रूरी है ताकि सबको अकाउंटेबल होल्ड करें, बोलेंगे भाई प्रोडक्ट एक्सपायर नहीं होगा, उसको मूव करेंगे, उसको रीयूज करेंगे, उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करेंगे। बट वो होता नहीं है। हमारे पास एक्सपायर्ड होती चीज़ें अक्सर अगर रह जाती हैं तो देन यू बुक अ लॉस, राइट। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो गई है, बट एक्सपायरी इज अ ह्यूज चैलेंज, नॉट जस्ट फॉर अस बट फॉर, आई एम प्रीटी श्योर, फॉर एवरी अदर चेन। कोई ऐसा गोल, ऑब्जेक्टिव जो आपको लगता है कि अभी यार इसको मैंने अचीव करना है अब अगले 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में? आई होप दैट वी कैन, मेरी फार्मेसी कैन बिकम अ सेफ स्पेस, प्लेटफॉर्म which allows anybody in Pakistan to first come and get awareness and counseling without having any stigma attached to it. कोई भी मसला हो आपके पास, आपको पता है कि यार एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप आएंगे तो आपको ना सिर्फ काउंसलिंग मिलेगी बट यू विल गेट द राइट गाइडेंस फॉर योर हेल्थ एंड योर हेल्थ मैनेजमेंट, चाहे वो हमारे थ्रू हो या हमारे किसी पार्टनर के थ्रू हो, राइट। एंड दैट इज द एम, बट इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ अ मेजर्ड, क्योंकि हर चीज़ को मेजर करते हैं। अगर ये मेरा एम है तो इस एम को मैं मेजर कैसे करूँगा? इस एम को मैं मेजर ऐसे करूँगा कि इफ़ एवरी हाउस होल्ड हैज़ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू मेरी फार्मेसी इन पाकिस्तान, दैट इज़ माई एम, कि हर हाउस होल्ड में हमारा या हमारी प्रोडक्ट या सर्विस जाए। एंड until that happens, we won't stop. We'll keep working at it, directly through us or indirectly through us. चाहे हमारे थ्रू करें, हमारे किसी पार्टनर के थ्रू करें, करना ज़रूर है, and we'll do that. ऑब्जेक्टिव तो आपके बहुत ज़्यादा हाई हैं और अगेन ईजी भी नहीं है, बहुत हार्ड है। तो वर्क लाइफ की बैलेंस कैसे करेंगे? इतना काम जब करेंगे तो कैसे बैलेंस करेंगे अपनी ज़िंदगी को भी, पर्सनल लाइफ भी, फैमिली भी, सब कुछ कैसे करेंगे? So you gotta learn how to say no a lot. I initially was very reluctant when I started to say no. I've started saying no to a lot of things. I could hear somebody chuckle there, which was that is the key. The other thing is to delegate. Despite being hurt by your team members disappointing you, you still have to trust them. और आपको delegate करना आना चाहिए काम. And delegation to the right person. To the right person. Delegation is the key. And work life को balance करने के लिए it's also very important that if you're married, you have the right partner at home and they have to be understanding. Lucky for me, I have an amazing wife, which is very patient with somebody like me. There are days where I wouldn't go home for multiple, like 2 or 3 days. There are days where you end up cancelling your plans at the last minute, and if you don't have the right partner at home, then you're pretty much screwed. Right, so work-life balance, it goes both ways. You have to make some sacrifices and start saying no.